नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की ख़ास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी ख़बरें। अक़लियती उमूर के मरकज़ी वज़ीर मुख्तार अब्बास नक़वी ने कहा है कि हज 2022 का ऐलान 21 अक्टूबर को नई दिल्ली में मुनक़िद होने वाली जायज़ा मीटिंग में मुख्तलिफ़ महकमों से बातचीत के बाद किया जाएगा। नक़वी ने हफ्ते के रोज़ मुंबई में वाक़ हज हाउस में हज 2022 की तैयारियों के सिलसिले में हज कमेटी ऑफ इंडिया के आला हुक्काम के साथ बातचीत की। आइंदा 21 अक्टूबर को नई दिल्ली में होने वाली हज जायज़ा मीटिंग में हज 2022 से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ मसाइल पर तफसीली बातचीत होगी। कोरोना वबा के पेश नज़र सऊदी अरब हुकूमत के फ़ैसले की बुनियाद पर 2020 और 2021 में सफ़र हज नहीं हो पाया था। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान और सऊदी अरब में हज 2022 के लिए हज पर जाने वाले मुसाफिरों के लिए कोरोना प्रोटोकॉल, सेहत और सफाई के सिलसिले में खुसूसी ट्रेनिंग का इंतज़ाम किया जा रहा है। इंडोनेशिया के बाद सबसे ज़्यादा हज के मुसाफिर भेजने वाले हिंदुस्तान के हज 2022 का मुकम्मल अमल 100% डिजिटल होगा। हज हाउस में ऑनलाइन हज हाउस बुकिंग सहूलत का इफ्तिताह भी किया गया। मरकज़ी वज़ीर ने कहा कि बग़ैर महरम के 837 से ज़ायद ख़वातीन ने हज 2021 पर जाने के लिए दरख्वास्त दी थी। हज 2020 के लिए 2100 से ज़ायद ख़वातीन ने बग़ैर महरम के हज पर जाने के लिए दरख्वास्त दी थी। ख़वातीन हज 2022 में जा सकेंगी। बग़ैर महरम के हज पर जाने वाली ख़वातीन के हज 2020 और हज 2021 के लिए किए गए दरख्वास्तें हज 2022 के लिए भी लायक इतना है। इसके साथ ही नई दरख्वास्तें करने वाली ख़वातीन के लिए भी हज 2022 पर बग़ैर लॉटरी के जाने का इंतज़ाम किया गया है। लखीमपुर खीरी तशद्दुद मामले में कलीदी मुल्ज़िम और मरकज़ी वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला अजय मिश्रा का बेटा आशीष मिश्रा हफ्ते की सुबह लखीमपुर खीरी पुलिस की क्राइम ब्रांच के सामने पेश हो गया। क्राइम ब्रांच ने आशीष मिश्रा को सुबह 11 बजे पेश होने के लिए कहा था। आशीष 10:38 पर ही क्राइम ब्रांच के दफ्तर पहुंच गया। पेशी के हवाले से पुलिस लाइन में सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए। आशीष मिश्रा को पुलिस ने तलब किया है। इसके बावजूद वो गुज़िश्ता रोज़ तहकीकाती टीम के सामने पेश नहीं हुआ था। आशीष के नेपाल फरार होने के चर्चे के दरमियान अजय मिश्रा ने एक दिन पहले वाजे किया था कि आशीष कहीं नहीं गया और वो कल सबूतों के साथ पेश होगा। आशीष मिश्रा क्राइम ब्रांच की तरफ से दी गई 11 बजे की मुद्दत से तकरीबन 22 मिनट कबल सुबह 10:38 पर क्राइम ब्रांच के दफ्तर पहुंच गया। महकमे पुलिस के आला अफसरान और खुसूसी तहकीकाती टीम क्राइम ब्रांच के दफ्तर पहले ही पहुंच चुकी थी। तफ्तीशी टीम के सामने आशीष की पेशी के लिए पुलिस लाइन में सख्त हिफाजती इंतजाम थे और पुलिस लाइन को छावनी में तब्दील कर दिया गया था। हर जगह रुकावटें खड़ी कर दी गईं और चप्पे चप्पे पर पुलिस एहलकार तैनात थे। क़ब्ल अज़ीं जब लखीमपुर पुलिस मरकज़ी वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला अजय मिश्रा टेनी के घर समन लेकर पहुंची थी तो वहां कोई मौजूद नहीं था। चुनाचे पुलिस वज़ीर ममलिकत के घर पर दूसरा नोटिस पेश करके आ गई थी कि क्राइम ब्रांच ने आशीष मिश्रा को दोबारा तलब किया है। ख्याल रहे कि लखीमपुर खीरी में किसान मुजाहरे के दौरान तशद्दुद भड़क उठा था, जिसमें 4 किसानों और एक सहाफ़ी समेत 8 अफराद की मौत हो गई थी। इस वाक़े के हवाले से किसानों की जानिब से दर्ज FIR में आशीष मिश्रा पर किसानों पर हमला करने का इल्ज़ाम आयद किया गया। अजय मिश्रा टेनी ने आशीष का दिफा करते हुए दावा किया था कि आशीष जाए वक़ूफ़ पर मौजूद नहीं था। संयुक्त किसान मोर्चा ने 18 अक्टूबर को मुल्क भर में रेल रोको तहरीक चलाने का ऐलान किया। यूपी के लखीमपुर खीरी में हुए तशद्दुद के बाद मरकज़ और यूपी हुकूमत के रवैये से नाराज़ होकर मोर्चा ने इंसाफ के लिए ये कॉल दी है। किसान मोर्चा की 2 मांगें हैं। इनमें मरकज़ी वज़ीर अजय मिश्रा को बर्खास्त करना और लखीमपुर तशद्दुद के मुल्ज़िम उनके बेटे समेत दीगर मुल्ज़िमीन को गिरफ्तार करना शामिल है। संयुक्त किसान मोर्चा ने किसानों और आम जनता से लखीमपुर में शहीद हुए 5 किसानों को खिराज अकीदत देने की अपील की। मोर्चा ने कहा कि 12 अक्टूबर को सभी लोग अपने अपने घरों के आगे 5 मोमबत्तियां जलाकर किसान शहीदी दिवस मनाएं। कुंडली बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की एक मीटिंग हुई, जिसके बाद अहम कायदीन जिसमें डॉक्टर दर्शन पाल ने इस मीटिंग में लिए गए फैसलों के बारे में मीडिया को वाकिफ़ करवाया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि मरकज़ और यूपी हुकूमत लखीमपुर के मुजरिमों को बचाने के लिए जोर लगा रही है। पहला कार्यक्रम है 12 तारीख को। 12 तारीख को हमारे इन सभी 5 शहीदों की, 4 हमारे किसान और 1 पत्रकार जो शहीद हुए, इसके नीचे दब के 5 किसान और 1 किसान पत्रकार जिन्होंने मुझे करेक्ट किया, इन 5 की अंतिम अरदास और भोग समारोह
उत्तर प्रदेश लखीमपुर जिले में तिकोनिया स्थान पर हम देश भर के किसानों से अपील करते हैं कि आप लखीमपुर खीरी तशद्दुद मामले में कांग्रेस ने मुखालिफत तेज कर दी है। पार्टी ने सभी रियासतों के सुदूर से कहा है कि वो पीर की सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक मौन व्रत रखें। पार्टी ने राजभवन यानी जो गवर्नर ऑफिस होता है दूसरी सभी रियासतों में या फिर मरकज़ी हुकूमत के दफ्तरों के बाहर ये मुजाहरा करने के लिए कहा। कांग्रेस का कहना है कि मरकज़ जब तक अजय मिश्रा को वज़ीर दाखिला के ओहदे से बर्खास्त नहीं करके उनके बेटे को गिरफ्तार नहीं करता तब तक ये मुखालिफत और ये मुजाहरे जारी रहेंगे। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी और पार्टी की उत्तर प्रदेश की इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने मरकज़ और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत को किसान मुखालिफ करार देते हुए कहा कि बीजेपी किसानों के खिलाफ है लेकिन कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी है और उन्हें इंसाफ दिलाकर रहेगी। राहुल गांधी ने आज कहा कि आज खाना खाते वक्त अन्नदाता के बारे में सोचिए जो मुल्क का पेट भरने के लिए अपना खून पसीना देते हैं, उन्हें इंसाफ दिलाना हमारा फ़र्ज़ है। वहीं प्रियंका गांधी ने कहा कि मुतासरा किसान खानदानों को सिर्फ उनका एक ही मुतालबा है कि उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए। वजीर की बर्खास्तगी और कातिलों की गिरफ्तारी के बगैर इंसाफ मिलना नामुमकिन है। हुकूमत मुल्जिम को हाजिर होने की दावत देकर क्या पैगाम देना चाहती है? हुकूमत मुजरिमों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं बल्कि उन्हें सज़ा दे। क्रूज में चल रही हाई प्रोफाइल रेव पार्टी से गिरफ्तार होने के बाद से ही शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की कस्टडी में है। जुमे के रोज़ मुंबई के कोर्ट में आर्यन की जमानत पिटीशन पर सुनवाई हुई थी जिसे मजिस्ट्रेट की जानिब से खारिज कर दिया गया। बेल पिटीशन खारिज होने के बाद कोर्ट के बाहर से गौरी खान का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो फूट फूट कर रोती दिख रही हैं। वायरल हो रहा गौरी खान का वीडियो बॉलीवुड के जो रिपोर्टर्स होते हैं उनकी जानिब से जारी किया गया जिसके बाद से ही ये सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में गौरी सफ़ेद रंग की शर्ट पहने हुए चेहरा छुपाकर रोती दिख रही हैं। गौरी की आंख से लगातार आंसू बह रहे हैं जिन्हें वो छिपाने की कोशिश कर रही हैं। ये वीडियो 8 अक्टूबर का है जिस दिन गौरी का जन्मदिन था, यानी बर्थ उनकी सालगिरह थी। गौरी का रोते हुए वीडियो सामने आते ही शाहरुख खान के फैंस कमेंट करके उनका हौसला बढ़ा रहे हैं। वहीं दूसरी जानिब वी स्टैंड विद आर्यन भी सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा था। 8 अक्टूबर को गौरी खान पूरे 51 सालों की हो गई। गौरी के बर्थडे के मौके पर फरहान खान, सुहाना खान जैसे कई सेलिब्रिटीज़ ने उनसे मुलाकात करके मुबारकबाद पेश की। ड्रग्स केस में फंसे आर्यन खान के केस का बुरा असर अब उनके वालिद शाहरुख खान के प्रोफेशन पर पड़ने लगा है। लर्निंग ऐप बायजूस ने बॉलीवुड एक्टर के सभी एडवर्टाइजमेंट्स पर रोक लगा दी है। इतना ही नहीं, शाहरुख खान के प्री बुकिंग ऐड की रिलीजिंग भी नहीं की जा रही है। शाहरुख खान की स्पॉन्सरशिप डील्स में बायजूस सबसे बड़ा ब्रांड था। इस ब्रांड को एंडोर्स करने के बदले शाहरुख खान को सालाना 3 से 4 करोड़ रुपए मिलते थे। वो 2017 से कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। इसके अलावा उनके पास ICICI बैंक, रिलायंस जियो, LG, दुबई टूरिज्म, हुंडई जैसे करीब 40 कंपनियों के एंडोर्समेंट हैं। आर्यन की गिरफ्तारी के बाद सोशल मीडिया पर शाहरुख खान की ट्रोलिंग शुरू हो गई थी। लोगों ने ब्रांड्स को भी टारगेट करना शुरू कर दिया था जिनका एडवर्टाइजमेंट शाहरुख करते हैं। सोशल मीडिया पर लोग बायजूस से सवाल पूछ रहे थे कि कंपनी शाहरुख को ब्रांड एम्बेसडर बनाकर क्या मैसेज दे रही है? क्या एक्टर अपने बेटे को यही सब सिखाते हैं? मुंबई में क्रूज रेव पार्टी में पकड़े गए मुलजिमीन ने ड्रग्स छिपाने के लिए बेहद महफूज तरीके अपनाए थे। लड़कों ने जूतों में तो लड़कियों ने सैनिटरी पैड्स में ड्रग्स छिपा रखे थे। एनसीबी ने आज एक वीडियो जारी किया जिसमें सैनिटरी पैड्स में छिपा कर रखी गई ड्रग पिल्स को दिखाया गया। जांच एजेंसी के मुताबिक इस क्रूज से पकड़ी गई मुलजिम मुनमुन धमीचा ने इसी तरीके से ड्रग्स को छुपाया था। एनसीबी ने बताया कि यह मुनमुन के कैमरे से सीजरिंग का वीडियो है और इसे क्रूज पर सर्चिंग के दौरान बनाया गया था। एनसीबी ने मुनमुन के खिलाफ NDPS एक्ट के मुख्तलिफ सेक्शंस के तहत मामला दर्ज किया है। वो फिलहाल अदालती तहवील में जेल में बंद हैं। ड्रग्स केस में आर्यन खान के साथ गिरफ्तार हुई दिल्ली की मुनमुन धमीचा के पास से एनसीबी को ड्रग्स मिली हैं। क्रूज पार्टी पर ड्रग्स पार्टी में शामिल होने के इल्जाम में गिरफ्तार बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान का एनसीपी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी ने दिफा किया है। पार्टी के तर्जुमान और रियासती वजीर नवाब मलिक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एनसीबी और बीजेपी पर हमला बोला।
एनसीपी के तर्जुमान नवाब मलिक ने एक रोज कबल भी आर्यन खान का ये कहकर दिफा किया था कि दरअसल आर्यन खान को गिरफ्तार करके शाहरुख खान को निशाना बनाया गया है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता कुछ महीनों से क्राइम रिपोर्टर्स को ऐसी इतलात मौसूल हो रही थी कि शाहरुख खान को कुछ लोग निशाना बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि आर्यन खान को फर्जी मामले में फंसाया जा रहा है। नवाब मलिक ने हफ्ते के रोज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि एनसीबी ने कहा है कि क्रूज पार्टी से 8 अफराद को गिरफ्तार किया गया, जबकि हकीकत यह है कि उस दिन पार्टी से 11 अफराद को गिरफ्तार किया गया था। 3 अफराद को बीजेपी से ताल्लुकात होने के सबब रिहा कर दिया गया। नवाब मलिक ने कहा कि जिन 3 अफराद को एनसीबी ने रिहा किया उनके नाम ऋषभ सचदेव, प्रत्येक गाहा और आमिर फर्नीचर वाला है। उन्होंने ये भी दावा किया कि आर्यन खान के पास से एनसीबी को कुछ भी बरामद नहीं हुआ था। नेज़ आर्यन को फंसाने के लिए प्रतीक गाहा और आमिर फर्नीचर वाला क्रूज पर लेकर गए थे और बाद में इन दोनों को भी रिहा कर दिया गया। नवाब मलिक ने कहा कि जिस शिप पर 1300 अफराद सवार थे उसमें से 8 अफराद को गिरफ्तार किया गया। हमारे पास इतला है कि बीजेपी के मकामी और दिल्ली में बैठे लीडरान ने ऋषभ सचदेव, प्रतीक गाहा और आमिर फर्नीचर वाला की रिहाई के लिए फ़ोन कॉल्स की थी। एनसीबी ऑफिसर समीर वानखाड़े को इसका जवाब देना होगा कि आखिर उन्हें क्यों छोड़ दिया गया। यह भी बताना होगा कि रिहा करने से पहले उनसे क्या पूछगछ की गई थी। नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो उनके गलत कामों की जानकारी आज से 3 दिन पहले हमने आपके सामने रखी थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक वीडियो हमने प्ले करके आपको दिखाया था, जो फिर आपको मैं दिखाना चाहता हूं। जिस दिन क्रूज पर एनसीबी ने छापेमारी की, उस दिन एनसीबी के जोनल डायरेक्टर श्री समीर वानखेड़े ने मीडिया ब्रीफिंग की थी कि हमने 8 से 10 लोगों को डिटेन किया है। उस दिन मैंने सवाल खड़ा किया था कि एक जवाबदार अफसर इस तरह से वेग स्टेटमेंट कैसे कर सकता है। अगर डिटेंशन हुआ है 8 लोगों का तो 8 लोग हो सकते हैं या 10 लोग हो सकते हैं। उस दिन भी सवाल खड़ा किया गया था कि 2 लोगों को छोड़ा गया क्या। आपको फिर वीडियो में सुना देता हूं। एक आधी मिनट की वीडियो है जो जोनल महाराष्ट्र में लखनऊ मुंबई पुष्पक एक्सप्रेस में 20 साल की खातून से गैंगरेप का मामला सामने आया है। इस मामले में हफ्ते के रोज 4 मुलजिमीन गिरफ्तार किए गए हैं। वहीं 4 मुलजिमीन की तलाश अभी भी जारी है। खातून अपने शौहर के साथ सफ़र कर रही थी। मुंबई जीआरपी कमिश्नर कैसर खालिद ने बताया कि इगतपुरी से पुष्पक एक्सप्रेस में 8 बदमाश सवार हुए थे। उन्होंने चलती ट्रेन में पहले लूटपाट की और फिर एक खातून के साथ बलात्कार किया। ये वाकया जुमे की रात का बताया जा रहा है। मुसाफिरीन ने रात 8 बजे कॉल करके वारदात की जानकारी दी और मदद मांगी। पुलिस ने टीम रवाना कर औरंगाबाद के इगतपुरी कसारा रेलवे स्टेशन के बीच बदमाशों को दबोच लिया। इस मामले में कल्याण रेलवे पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया है। रेलवे पुलिस के मुताबिक मुलजिम औरंगाबाद रेलवे डिस्ट्रिक्ट में पड़ने वाले इगतपुरी से स्लीपुर बोगी के कोच नंबर D2 में सवार थे। उन्होंने इगतपुरी से कल्याण के बीच वारदात की थी। मुलजिमीन ने 15 से 20 मुसाफिरीन से लूटपाट भी की है। उन्होंने मुसाफिरीन से नकदी, मोबाइल और कीमती सामान छीन लिए थे। रेलवे पुलिस ने इस मामले में IPC और रेलवे एक्ट के मुख्तलिफ सेक्शंस के तहत केस दर्ज किया है। मुतासरा मुसाफिरीन ने 96,390 रुपये के लूटपाट की जानकारी दी। बदमाशों के पास से लूटे गए रुपयों में 34,200 रुपये बरामद कर लिए गए। कमिश्नर खालिद खैसर ने बताया कि मुतासरा मुसाफिर यूपी के श्रावस्ती ज़िले के रहने वाले हैं। सभी मुंबई में नौकरी और मजदूरी करते हैं। जुमेरात के रोज़ सभी मुतासरीन लखनऊ से मुंबई जाने के लिए पुष्पक एक्सप्रेस पर सवार हुए थे। बदमाशों ने लूटपाट शुरू की तो इनमें से एक मुसाफिर की बीवी ने मुखालिफत की। बदमाशों ने एतराज़ करने वाली खातून के साथ गैंगरेप किया। हनुमानगढ़ के प्रेमपुरा गांव में एक नौजवान का पीट कर कत्ल कर दिया गया। ये पूरा मामला
मरकजी वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत ने राहुल गांधी पर इसका इस्तेमाल करते हुए तंज कसा। शेखावत ने ट्वीट करके कहा कि राहुल जी, आप लखीमपुर की फिक्र ना करें, वहां योगी जी की हुक्मरानी है, आपके चहीते गहलोत जी का नहीं। आप राजस्थान के प्रेमपुरा में इस दलित नौजवान के कत्ल पर कुछ कहने की हिम्मत दिखाएं ताकि जनता को मालूम हो कि आप कितने सच्चे हैं। शेखावत जगदीश नाम के जिस नौजवान को दलित बताया जा रहा है वो चुनाई मिस्त्री का काम करता है। ये वाकया 7 अक्टूबर का है। यहाँ कुछ नौजवानों ने जगदीश को लाठियों से बुरी तरह पीटा, उसे ज़मीन पर पटक कर एक ने घुटने से गर्दन दबाई और बाकी पीटते रहे। बीच बीच में उसे पानी भी पिलाते रहे। इस दौरान 3 नौजवान इस वाक़े का वीडियो बना रहे थे। कत्ल के बाद वो जगदीश की लाश उसके घर के बाहर फेंक कर चले गए। हनुमानगढ़ पुलिस के मुताबिक जगदीश का कत्ल एक लव स्टोरी की वजह से हुआ। इस वाक़े का वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस हरकत में आई और 11 अफराद के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। वीडियो में साफ दिख रहा है कि जगदीश को किस बेरहमी से मारा गया। गुस्साए खानदान ने 2 दिन तक लाश का पोस्टमार्टम नहीं कराया। उनका इल्ज़ाम है कि वीडियो में मुलजिमीन के चेहरे साफ दिख रहे हैं, फिर भी पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार नहीं किया। इसके लिए अफराद खानदान को हफ्ते के रोज़ एहतजाज करना पड़ा। दबाव बढ़ा तब पुलिस ने 3 मुलजिमीन को हिरासत में लिया। दिल्ली में बिजली बहरान की आहट शुरू हो गई है। दिल्ली के नॉर्दर्न इलाके में बिजली सप्लाई करने वाली कंपनी टाटा पावर ने लोगों को मैसेज भेजकर मुहतात रहने और बिजली का संभल कर इस्तेमाल करने के लिए कहा। मैसेज में कहा गया है कि दारुल हुकूमत में दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक सप्लाई पर असर पड़ सकता है। अगर जल्द ही कोयला सप्लाई नहीं की गई तो 2 दिन बाद बड़े पैमाने पर कटौती शुरू हो सकती है। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने भी बिजली बहरान को लेकर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने हफ्ते के रोज़ वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर इस मसले पर ध्यान देने की अपील की। दिल्ली के पावर मिनिस्टर सत्येंद्र जैन ने कहा कि पूरे मुल्क में कोयले से चलने वाले पावर प्लांट में कोयले की बहुत कमी है। दिल्ली को जिन प्लांट से बिजली आती है उनमें 1 दिन का स्टॉक बचा है, कोयला बिल्कुल नहीं है। मरकज़ी हुकूमत ने अपील की है कि रेलवे वैगन का इस्तेमाल कर कोयला जल्द पहुंचाया जाएगा। मुल्क में लगभग 70% बिजली कोयले से बनती है। बिजली प्रोडक्शन के लिए पावर प्लांट्स के पास कोयले का स्टॉक काफ़ी कम रह गया है। मुल्क में कोयले से 135 पावर प्लांट हैं। इनमें से अभी 2 से 4 दिन का इन सभी में स्टॉक बचा हुआ है। दिल्ली के वज़ीर आला ने मरकज़ी हुकूमत से बिजली की प्रोडक्शन करने वाली कंपनियों को कोयले का इंतज़ाम करने की अपील की। उन्होंने इस मामले में मरकज़ से इंटरवेंशन करने को कहा। कानपुर के कारोबारी मनीष गुप्ता की गोरखपुर में हुए कत्ल के मामले में 6 पुलिस वालों पर 1 लाख रुपए का इनाम रखा गया है। इंस्पेक्टर समेत 6 पुलिस अहलकारों पर इनाम की रकम 25,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी गई है। साथ ही मुलजिम पुलिस अहलकारों के हाजिर नहीं होने पर उनके खिलाफ जल्द खुर्की का हुक्म भी जारी होगा। बता दें कि गोरखपुर के कृष्णा होटल पैलेस में 27 सितंबर की रात को कानपुर के रहने वाले कारोबारी मनीष की पुलिस ने पीट कर हत्या कर दी थी, कत्ल कर दिया था। और इस मामले में थानेदार जगत नारायण सिंह समेत 6 पुलिस अहलकारों के खिलाफ रामगढ़ ताल थाने में कत्ल का मामला दर्ज किया गया था। कानपुर के पुलिस कमिश्नर असीम अरुण ने बताया कि मुलजिम पुलिस वालों पर 1 लाख रुपए का इनाम डिक्लेयर किया गया है। जल्द ही उनकी प्रॉपर्टीज़ को नीलाम करने के अहकाम भी जारी किए जाएंगे। अपने मुतनाज़िया बयानात के लिए मशहूर आसाम के वज़ीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक बार फिर मुसलमानों के ताल्लुक से काबिल एतराज़ बयान दिया। उन्होंने अपने ताज़ा बयान में कहा कि रियासत में बेशतर मुसलमान कन्वर्टेड हैं, यानी मज़हब तब्दील करके मुसलमान बने हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि उनके आबा बीफ यानी गाय का गोश्त नहीं खाते थे। हेमंत बिस्वा शर्मा ने अपने बयान का बचाव करते हुए ये भी कहा कि अगर वो उन लोगों को ये याद दिलाते हैं कि उनके आबा बीफ नहीं खाते थे तो इसमें गलत क्या है। कम से कम बीफ के इस्तेमाल को फ़रोग़ नहीं दिया जाना चाहिए। हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक टीवी चैनल की तरफ से मुनक़िद किए गए प्रोग्राम के दौरान अपनी ये राय ज़ाहिर की। वाज़ेह रहे कि रियासत के मजहबी मकामात पर बीफ पर पाबंदी आयद कर दी गई है, जिसके बाद तनाज़ा शुरू हो गया। इस ताल्लुक़ से हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि जो भी मुसलमान हैं उनके दादा परदादा बीफ नहीं खाते थे, वो लोगों को सिर्फ रिवायत की याद दिला रहे हैं। जब वज़ीर आला से ये कहा गया कि लोग क्या खाएं क्या ना खाएं ये उनकी पसंद है, तो इस पर उन्होंने कहा कि हमारे मुल्क में ये मसला है, लोगों को अगर रिवायत याद दिलाई जाती है तो वो नाराज़ हो जाते हैं, सिर्फ हुकूक़ की बात करते हैं। आपको बता दूं कि हुकूक़ हमारी तहजीब की कदरों से ही मिलते हैं।
वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज कहा है कि बढ़ती हुई बहरी ताकत के तौर पर हमारी खुशहाली का ज़्यादातर इन्हिसार समंदर पर है, इसीलिए बिला रोक टोक बहरी सरगर्मियाँ इंतहाई अहमियत की हामिल हैं। यहाँ इंडियन कोस्ट गार्ड डेकोरेशन तकरीब से खिताब करते हुए राजनाथ सिंह ने समंदर के साथ कदीम ताल्लुकात का हवाला देते हुए कहा कि हमारी रिवायात, त्योहार, फ़नून, अदब, सकाफ़त, तिजारत और मईशत बड़ी हद तक समंदर से जुड़े हुए हैं, लेकिन इस खुशहाली के साथ साथ हमें समंदर से मुताल्लिक़ कोई कम सिक्योरिटी चैलेंज नहीं मिली है। हमारा समंदर के साथ देरेना ताल्लुक़ है। एक तरफ समंदर ने हमें दौलत, मिनरल्स और नबातात से मालामाल किया, दूसरी तरफ उसने हमें दुनिया से जोड़ने का भी काम किया। एक्सलेंट परफॉर्मेंस रही है आप लोगों की। यह मोरल आप लोगों के साथ साथ इंडियन कोस्ट गार्ड कम्युनिटी की एनर्जी और इंथुजियाज्म को एक साथ दर्शाता है। मैं इसकी भी अपनी तरफ से सराहना करता हूं। आप लोगों की इसी एनर्जी, इंथुजियाज्म और मोरल की बदौलत 4 से लेकर 6 बोट्स के साथ शुरू हुआ इंडियन कोस्ट गार्ड आज 150 से ज्यादा 66 एयरक्राफ्ट के साथ दुनिया के बेहतरीन मैरीटाइम फोर्सेज में एक अपना महत्वपूर्ण स्थान बना चुका है। आपकी प्रोफेशनलिज्म और लगातार ग्रोइंग स्टेचर देशवासियों में इस बात का भरोसा जगाती है कि हमारे नेशनल मैरीटाइम इंटरेस्ट बहादुर प्रहरियों की सुरक्षित निगरानी में है। साथियों, समुद्र के साथ हमारा बहुत ही पुराना रिश्ता रहा है। समुद्र ने एक तरफ हमें खानदान, खनिजों और वनस्पतियों से समृद्ध किया है, तो दूसरी ओर इसने हमें दुनिया भर से जोड़ने का भी काम किया है। हमारी परंपरा, उत्सव, त्योहार, कला, साहित्य, संस्कृति, ट्रेड और इकोनॉमी बहुत हद तक समुद्र से जुड़े हुए हैं। पर इस समृद्धि के साथ साथ हमें समुद्र से जुड़ी सुरक्षा चुनौतियां भी हमारे सामने कम नहीं मिली हैं। इन चुनौतियों ने हमें सिखाया है कि मैरीटाइम सिक्योरिटी को इंश्योर किए बिना एक कॉम्प्रिहेंसिव इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क बनाना किसी भी सूरत में संभव नहीं है। इंडिया के मैरीटाइम जोन्स को सेफ, सिक्योर और पॉल्यूशन फ्री रखना हमारी सुरक्षा जरूरतों, इन्वायरमेंटल हेल्थ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को एक साथ इंश्योर करता है। मुझे ये कहते हुए बेहद खुशी हो रही है कि हमारा इंडियन कोस्ट गार्ड इन सभी चैलेंजेस को एक साथ सक्सेसफुली। कांग्रेस के सीनियर लीडर प्रोफेसर गौरव वल्लभ ने कहा है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली हुकूमत की कोई माशी पॉलिसी नहीं है जिसकी वजह से जीडीपी गिर रही है। मुनज़्ज़म और गैर मुनज़्ज़म शोबा ख़त्म हो रहा है, बेरोज़गारी बढ़ रही है। बेरोज़गारी 4.5 दहाइयों की आला सतह पर है और सनतों पर ताले लग रहे हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी गुजरात के वज़ीर आला से वज़ीर आज़म के ओहदे तक के सफ़र के 20 साल मुकम्मिल होने पर सरकारी जश्न के हवाले से प्रोफेसर गौरव वल्लभ ने कहा कि मोदी हुकूमत माशी इंतज़ाम में बिल्कुल नाकाम है। इसकी माशी नाकामी की वजह से मजमूई घरेलू पैदावार यानी जीडीपी 2016-17 के मुकाबले 2020-21 में महज 4.3% रह गई। कोरोना वबा से पहले माशी तरक्की की शरह निफ्स से भी कम हो गई थी और फिर हिंदुस्तानी मईशत जो कि पहले ही कोरोना की वजह से कमज़ोर हो चुकी थी, दुनिया में सबसे ज़्यादा मुनहदम हो गई। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत के पास माशी तरक्की का कोई विजन नहीं है, जिसकी वजह से नोटबंदी से लॉकडाउन तक के सफ़र ने मुल्क की मईशत को तबाह कर दिया है। गैर मुनज़्ज़म शोबा नोटबंदी की वजह से तबाह हो गया और नोटबंदी के बाद ये शोबा दोबारा उभरने के काबिल नहीं रहा। नोटबंदी के बाद हुकूमत ने 2017 में बगैर तैयारी के जीएसटी नाफिज किया, जिसकी वजह से मुनज़्ज़म शोबा यानी ऑर्गेनाइज सेक्टर भी तबाह हो गया। अब नज़र डालते हैं कोरोना के आंकड़ों पर। पिछले 24 घंटों में दुनिया भर में कोरोना के 4,34,384 नए मामले दर्ज हुए। इसी दौरान 7,623 अफराद की मौत हुई। इस इजाफे के बाद दुनिया भर में कोरोना से मुतासिर होने वालों का मजमूई आंकड़ा 23,81,87,201 हो गया, जबकि अब तक इस मोजी वायरस से 48,60,451 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। दुनिया भर में अब भी 1,80,02,263 अफराद का इलाज चल रहा है।
हिंदुस्तान में कोरोना इन्फेक्शन के यौमिया मामलात में कमी के दरमियान एक हफ्ते में तीसरी बार 20,000 से कम नए केसेस सामने आए हैं, जबकि इस बीमारी को शिकस्त देने वालों की तादाद में मुसलसिल इजाफे से रिकवरी रेट 98% के करीब पहुंच गया। दरियासना जुमे को मुल्क में 79,12,202 अफराद को कोरोना की वैक्सीन दी गई और अब तक 93,99,15,323 अफराद को वैक्सीन दी जा चुकी है। मरकजी वजारत सेहत की जानिब से हफ्ते की सुबह जारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 19,740 नए केसेस की तस्दीक हुई, जिसके बाद मुतासरा अफराद की तादाद 3,39,35,309 हो गई। इससे कबल मंगल के रोज़ 18,346 और चारशंबे को 18,833 मामले दर्ज किए गए थे। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 23,070 मरीजों की सेहतियाबी के बाद कोरोना से निजात पाने वाले लोगों की तादाद 3,32,48,291 हो गई है। एक्टिव केसेस कम होकर 2,36,643 हो गए। वहीं 248 मरीजों की मौत की वजह से अमवात की तादाद बढ़कर 45,375 हो गई। T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान की टीम में बड़ा बदलाव किया गया है। शोएब मकसूद की जगह तजुर्बेकार ऑलराउंडर शोएब मलिक की वापसी हुई है। शोएब पीठ की चोट की वजह से T20 वर्ल्ड कप से बाहर हुए हैं। इससे पहले जुमे के रोज़ पाकिस्तान की टीम ने T20 वर्ल्ड कप के लिए 3 बदलाव किए थे। सरफराज अहमद, फ़खर जमा और हैदर अली को टीम में शामिल किया गया था। वहीं आज़म खान, मोहम्मद हसनैन और खुशदिल शाह को बाहर कर दिया गया था। पाकिस्तान की टीम इस बार T20 वर्ल्ड कप जीतने के अहम दावेदारों में एक मानी जा रही है। पाकिस्तान की टीम ने यूनुस खान की कप्तानी में साल 2009 में वर्ल्ड कप जीता था। शोएब मलिक उस टीम के रुकन थे। वहीं साल 2007 में पहली बार खेले गए T20 वर्ल्ड कप में शोएब पाकिस्तानी टीम के कप्तान थे। पाकिस्तान की स्पिनर्स को अच्छा खेलेगा। हफीज, मलिक, सरफराज, हैदर अली, ये बहुत तगड़ा आपका एक बैकअप बन चुका है मिडिल ऑर्डर में। पता नहीं इतना लेट क्यों करते हैं, तगड़ा डिसीजन लेने में क्यों दलेरी क्यों दिखाते, लेकिन फाइनली देन सम सेंस प्रिवेल्ड फाइनली, और ये अच्छा हो गया कि इस मलिक आ गया। ये स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते एक्सपीरियंस थे और अब पाकिस्तान के चांसेस बहुत ब्राइट लग रहे हैं मुझे, और पाकिस्तान शुड विन दिस वर्ल्ड कप समहाउ। अब शर्जील को ले हैं, खुदा का वास्ता है, 2 ओपनर आप फखर और शर्जील कमाल करेंगे। रिजवान मिडिल ऑर्डर में आ जाएगा तो कमाल हो सकता है। कल उसे शो किया ना, तो वो एक बेहतरीन प्लेयर है। जिद ना पकड़े, आज भी अनाउंस करते हैं किसी तरीके से, तो आपकी टीम बहुत तगड़ी हो जाएगी। वेल डन। पाकिस्तान के स्पिनर्स को अच्छा खेलेगा। हफीज, मलिक, सरफराज, हैदर अली, ये बहुत तगड़ा आपका एक बैकअप बन चुका है मिडिल ऑर्डर में। पता नहीं इतना लेट क्यों करते हैं, तगड़ा डिसीजन लेने में क्यों दलेरी क्यों दिखाते, लेकिन फाइनली देन सम सेंस प्रिवेल्ड फाइनली, और ये अच्छा हो गया कि इस मलिक आ गया। ये स्पिनर्स को डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में बड़ा हादसा सरजद हुआ। जानकारी के मुताबिक कश्ती के पलटने से 100 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है। अफसरों ने कहा कि हादसा कांगो नदी में पेश आया। इस हादसे की वजह से कश्ती में सवार 100 से ज्यादा लोग मारे गए या लापता हो गए। एक न्यूज़ एजेंसी से बात करते हुए शुमाल मगरबी इलाके मोंगाला के गवर्नर के तर्जुमान नेस्टर ने बताया कि 51 लाशों को निकाल लिया गया और कश्ती पर सवार मजीद 69 लोग अब भी लापता हैं। उन्होंने ये भी बताया कि हादसे में 39 लोग हिफाजत के साथ नदी से बाहर निकल गए। काबिल जिक्र है कि इससे कबल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में 15 फरवरी को एक कश्ती के पलटने से 60 लोगों की मौत हो गई थी। लेबनान में फ्यूल की कमी की वजह से पावर की सप्लाई रोक दी गई है। यहाँ 2 सबसे बड़े पावर स्टेशंस ने काम करना बंद कर दिया है, जिसकी वजह से पूरा मुल्क अंधेरे में डूब गया है। लेबनान लंबे वक्त से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से जूझ रहा है। साथ ही यहाँ के टॉप लीडर्स के बीच इख्तिदार को लेकर खींचातानी चल रही है। लेबनान के मौजूदा बिजली बहरान के लिए इसी सियासी घमासान और इन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को जिम्मेदार माना जा रहा है। इसराइल ने एक बार फिर सीरिया पर हवाई हमला किया है। इसमें 2 बैरूनी लड़ाके मारे गए हैं। हमले में 6 सीरियाई फौजियों के जख्मी होने की भी खबर है। ब्रिटेन की वॉर मॉनिटर के मुताबिक इसराइल ने सीरिया की दारुल-हुकूमत दमिश्क के एयरपोर्ट पर मिसाइल दागी, हालांकि मरने वालों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल सकी है। सीरिया की सरकारी मीडिया एजेंसी सना के मुताबिक हमला जुमे की रात 9 बजे हुआ था। नाजरीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।